हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहां से जाकर आप लोग डिटेल क्विज सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, बाटा के ग्लोबल सीईओ कौन बनाए गए। तो ग्लोबल सीईओ हैं संदीप कटारिया जी, और अभी हाल ही में बाटा इंडिया के सीईओ बनाए गए गुंजन शाह। कौन? गुंजन शाह। अगला क्वेश्चन, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं। तो ये हैं सर्बिया के। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस या संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय जो होता है दोस्तों, हमारे इतिहास के बारे में, हमारी संस्कृति कल्चर के बारे में और भी इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई इसकी 1977 से, और इसको मनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, तो इसी के द्वारा ये मनाया जाता है। क्लियर? इस बार की इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं सुई ऑक्साय। कौन है? सुई ऑक्साय। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का पायलट परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम के एक प्रोजेक्ट का पायलट परीक्षण किया है, पायलट टेस्टिंग की है। पायलट परीक्षण क्या होता है? जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है दोस्तों, तो उसको छोटे स्तर पर जब शुरुआती दौर में जब परीक्षण होता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट परीक्षण कहते हैं। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार की बहुत ही चर्चित योजना है, और इसके तहत क्या होगा कि जगह जगह पर जहाँ पर नीड होगा वहाँ पर दवाएँ पहुँचाई जाएगी ड्रोन के माध्यम से। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ऐसे ही ड्रोन के थ्रू दोस्तों अगर वैक्सीन पहुंचानी होगी, कोई ज़रूरी दवा पहुंचानी होगी, या भी और भी कोई इक्विपमेंट पहुंचाना होगा मेडिकल से संबंधित, तो फिर इसका यूज़ किया जाएगा, इस ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है शुरुआती दौर में, ठीक है। और इसके लिए ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस की सहायता ली गई है। इसकी ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी है, इसके बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा, एक कोरियर कंपनी है। तो अभी जब शुरुआत हुआ तब इसके लिए इसने 7 ऑपरेटर्स के साथ मिल करके 500 मीटर की एक VLOS रेंज में परीक्षण किया। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज, यानी ऐसी रेंज जो सामने से दिख रही हो, ठीक है, विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज हो, एक सीधी रेखा में रेंज हो। तो पहले तो 500 मीटर की विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज चुनी गई, बाद में अभी आगे चल करके 9 किलोमीटर तक की लिमिट इसकी बढ़ाई जाएगी, सीमा बढ़ाई जाएगी कि 9 किलोमीटर तक की रेंज तक ये पहुंच प्रदान करे। और ऑब्वियस सी बात है वो विजुअल लाइन ऑफ साइट तो नहीं होगी, ठीक है, वो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट होगी। तो आगे चल करके बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पर इसका परीक्षण किया जाएगा और फिर ये लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाला फ्यूचर कुछ ऐसे ही होने वाला है। चलिए, तो ये तेलंगाना के विकाराबाद क्षेत्र के अस्पताल के चारों ओर अभी जो 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पायलट परीक्षण किया गया है। इसका तेलंगाना आया है, मैप में देखिए तेलंगाना है कहाँ पर, ये है तेलंगाना। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जब ये अलग हुआ तब ये 29वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। हालांकि अब भारत में है 28 राज्य। के चंद्रशेखर राव जी दोस्तों TRS पार्टी से हैं, और यही यहाँ के पहले मुख्यमंत्री भी हैं और यही यहाँ के दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं। 2 बार इन्होंने लगातार चुनाव जीता हुआ है। हैदराबाद यहाँ की है राजधानी। यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, इन्हीं को पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। पुडुचेरी जो है ये यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर अभी हाल ही में दोस्तों चुनाव भी हुआ था। नए मुख्यमंत्री आए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। वैसे हो सकता है बहुत ही जल्द आपको भारत के सभी राज्यों की मुख्यमंत्रियों की एक वीडियो मिले। तेलंगाना हाईकोर्ट के बारे में अगर बात करें, तेलंगाना हाईकोर्ट की करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। कौन है? हिमा कोहली।
हिमा कोहली का नाम आपको याद रखना है। तेलंगाना अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये देखिए ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश से, इसके बाद कर्नाटका से, इसके बाद छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर ये महाराष्ट्र से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ब्लैक फंगस या काला कवक को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ये महामारी एपिडेमिक टाइप की है, एपिडेमिक। अभी ये सब क्या होता है मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ, पहले ब्लैक फंगस के बारे में समझिए। दोस्तों जो कोविड-19 के मरीज हैं जो रिकवर होकर के आए हुए हैं उनमें ये ब्लैक फंगस बीमारी देखने को मिल रही है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत दोस्तों आंखों की रोशनी चली जाती है, जबड़े तक निकालने पड़ जाते हैं, नाक के आसपास सूजन आ जाती है, ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा रही है कुछ केसेस में। तो अभी राजस्थान में 100 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और राजस्थान जो है ये ब्लैक फंगस यानी काला कवक को महामारी एपिडेमिक घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसे दोस्तों म्यूकोरमाइसिस भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, म्यूकोरमाइसिस, इसका साइंटिफिक नेम है, इसको याद रखिएगा। म्यूकोरमाइसिस भी अगर सामने आए तब भी आप समझेंगे ब्लैक फंगस ही है। ओके, अच्छा इसमें भी एक और लक्षण सामने आ रहा है देखने को कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है जिसमें डायबिटीज की समस्या ज़्यादा है उनको ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। इतना क्लियर है। चलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है या आउटब्रेक क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जब कोई भी बीमारी होती है वो कहीं पर फैलती है, कहीं पर शुरुआत होती है उसकी, तो फिर उसे कहते हैं आउटब्रेक हुआ है, यानी वहाँ से वो निकला हुआ है, ठीक है, वहाँ से आउटब्रेक हुआ है उस क्षेत्र पे, छोटे से क्षेत्र में। अगर वो एक लंबा एरिया ले लेता है या कह लें उस राज्य को ले लेता है, कवर कर लेता है, वो राज्य में फैल जाता है वो बीमारी, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक यानी उस राज्य में अगर फैल गया तो, या आसपास के क्षेत्रों में फैल गया तब। लेकिन अगर वही बीमारी पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैल जाती है तब वो एपिडेमिक से हो जाती है पेंडेमिक, यानी सबसे पहले आउटब्रेक हुआ। जैसे अभी एग्जांपल लें अभी कोरोना वायरस का, तो आउटब्रेक इसका कहाँ पर हुआ था, वुहान लैब में हुआ था, वुहान शहर में हुआ था, ठीक है, चाइना के वुहान शहर में इसका कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ। फिर चाइना में धीरे धीरे फैला तो वहाँ पर एपिडेमिक हुआ, ठीक है, एपिडेमिक घोषित हुआ। धीरे धीरे आगे चल करके जब कई देशों में फैलने लगा तो फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया, ठीक है, वैश्विक महामारी घोषित कर दी। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। मैप में देखिए ये रहा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी, यही है यहाँ की राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है कलराज मिश्रा। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी बिहार, ये है राजस्थान में। राजस्थान की कुछ झीलों के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में राजस्थान से राजसमंद याद रखिएगा, झील का नाम है। जयपुर यहाँ की राजधानी होती है, जयपुर से आपको जयसमंद याद हो जाएगा, यह भी यहाँ की झील है। पुष्कर मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है। और वहीं पुष्कर मंदिर से आपको याद रखना है पुष्कर झील। तो ये 3 झीलें होगी। एक सांभर झील का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये खारे पानी की झील है सांभर झील, ठीक है, राजस्थान की बहुत ही चर्चित झील है। चलिए राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से। क्लियर। इसके साथ ही यहाँ के अगर हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। अच्छा अभी यहीं पर दोस्तों एक तूफान उठा, ताउते तूफान, यहाँ पर लक्षद्वीप के पास से उठा था अरब सागर में और होते होते इधर गुजरात से आकर के टकराया, ठीक है, यहाँ पर ये आसपास के तटों से टकराते हुए गुजरात के सामने आकर के टकराया। तो ये ताउते तूफान था। एक और तूफान उठ रहा है, बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उठ रहा है उसका क्या नाम हो सकता है, ये आप लोग आज कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आने वाले 25 सालों में जितने भी नाम होंगे इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है और आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से नाम रखे जाएंगे तूफानों के और किस किस देश के द्वारा रखा जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आने वाला है, अभी 24-25 तारीख को आने वाला है, ये 24 या 25 मई तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उठेगा बंगाल की खाड़ी से और ये जाएगा इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या बंगाल में, ये तबाही मचा सकता है। तो इस तूफान का क्या नाम होगा और किस देश ने ये नाम दिया हुआ है, ये आपको आज कमेंट करके बताना है। अगर आपने तूफानों के नाम देने वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने SBRIS GEO 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया।
तो अभी हाल ही में दोस्तों यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने लॉन्च किया है इसे SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। इसका क्या मतलब है? देखिए SBRIS का मतलब होता है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। ये दोस्तों बेसिकली यूएस फोर्स जो है, यूएस स्पेस फोर्स, अमेरिकी स्पेस जो फोर्स है उसके लिए लॉन्च किया गया है। उसके लिए इंफ्रारेड सिस्टम के लिए एक ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है, मिसाइल वार्निंग सिस्टम। यानी ये बताती है कि कौन सी देश की मिसाइल आ रही है या कहाँ जा रही है, कहाँ पर अटैक हो रहा है। मिसाइलों पर पूरी ट्रैकिंग करेगी ये, ठीक है, उसको ट्रेस करेगी, ट्रैक करेगी, और जो युद्ध क्षेत्र होंगे वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो इसे अभी हाल ही में एटलस V नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया है अमेरिका में केप कैनरावेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। इसका यूज अमेरिका करेगा अपने स्पेस फोर्स में, ठीक है, स्पेस फोर्स में स्पेस ट्रैकिंग और ट्रेसिंग प्रणाली में, ठीक है। अब देखिए SBRIS का काम आप लोग ऐसे ही जान लीजिए कि पिछले एक साल में 2020 में अगर बात करें तो इसने 1000 से ज़्यादा मिसाइलों को ट्रैक किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में माली के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में मोख्तर अउने को माली का दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया है, फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये आए हैं इब्राहिम बाउबकर कीता जी की जगह पर। इब्राहिम बाउबकर कीता दोस्तों ये हटाए जा चुके हैं, अगस्त में ही हटाए गए थे। अगस्त 2020 में जब ये हटाए गए थे तब से मोख्तर अउने को ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो अब अंतरिम से हो गए हैं परमानेंट, ठीक है। मोख्तर अउने यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बाह एंड डा, उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। और इन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द अपनी सरकार का गठन कीजिए और एक परमानेंट अस्थायी सरकार हो और इसके बाद आप यहाँ पर शासन कीजिए, ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर। माली के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूँ। वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये है अफ्रीका महाद्वीप, अंध महाद्वीप के भी नाम से जिसे जाना जाता है। और तीनों की तीनों रेखाएं काटती हैं, तीनों रेखाएं कर्क, मकर्क और विषुवत रेखा, तीनों रेखाओं को पार करने वाला ये एकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। फिलहाल माली के बारे में बात करें तो यहाँ पर रहा माली, ये है माली, ठीक है। माली देश ये है, ठीक है, पश्चिम अफ्रीकी देश है और यहीं पर है इसकी राजधानी बमाको। इसकी राजधानी बमाको, ये है कैपिटल। यहाँ की करेंसी क्या होती है? अफ्रीकन फ्रैंक। अफ्रीकन फ्रैंक है यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का क्या नाम रखा? तो ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल कंप्यूटर डेवलप किया है जिसका नाम रखा है सीमुर्ग। क्या नाम रखा है? सीमुर्ग। सीमुर्ग बेसिकली दोस्तों एक पक्षी है वहाँ की, बहुत ही फेमस, उस पक्षी का नाम है ईरान की, तो उसी पक्षी के नाम पर रखा है। वो पक्षी कैसी है? एक पौराणिक फिनिक्स जैसे दिखती है, उसी प्रकार के पक्षी को नाम पर रखा है सीमुर्ग, ठीक है। तो यहाँ के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ईरान का, जो ईरान का अब तक का सुपर कंप्यूटर था उससे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। किसने बनाया है इसे आमिर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। स्वदेशी रूप से ईरान में ये डेवलप किया गया है। इसकी क्षमता है 0.56 पेटाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर का यूज़ दोस्तों ये करेगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, वेदर डाटा के लिए और इमेज प्रोसेसिंग के लिए। ईरान आया है, ईरान के बारे में देख लीजिए आज फिर से। ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहीं से यहाँ पर पड़ेगा आपको ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्रॉस कीजिए, इसके बाद है ईरान। ईरान के बारे में अभी कल भी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन। क्या था वो क्वेश्चन? कि वहाँ की एक कंपनी है NIOC, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी, उसने फरजाद बी गैस फील्ड की 1.78 बिलियन डॉलर की डील हासिल की है। ये गैस फील्ड है दोस्तों, इसको खोजा था हमारे भारत की ONGC ने, तो ये भारत के हाथ से डील छूट गई है। चलिए फिलहाल ईरान के बारे में बात करें। ईरान देखिए यहाँ पर है, ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की करेंसी अब हो चुकी है तोमान, पहले थी रियाल, अब हो गई है तोमान। हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट है। चाबहार परियोजना याद रखिएगा, चाबहार रेल परियोजना, इस पर भारत काम कर रहा है, ईरान की परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है अभी हाल ही में नाबार्ड के सहयोग से। नाबार्ड के सहयोग से खोला गया है ये भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। किसके द्वारा खोला गया है? ये महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के द्वारा, यानी MCCIA के द्वारा खोला गया है नाबार्ड के सहयोग से। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों कृषि क्षेत्र में जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं,
वो वन स्टॉप सेंटर प्राप्त कर पाए, उनको ये सुविधा प्रदान करेगा और इससे कृषि निर्यात को, वहाँ के एग्रीकल्चर एक्सपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। फिलहाल नाबार्ड के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटाला जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेम्पात सेरिंग को तिब्बती निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड मैप में अब तिब्बत कोई देश रहा नहीं है। तिब्बत पर 1959 से ही चाइना का कब्जा है, 1959 में ही चाइना का कब्जा है। लेकिन इंडिया जो है ये तिब्बत को चीनी के अधीन आने का विरोध करती है, यानी कि तिब्बत को अभी भी अपना देश, अलग देश मानती है। ठीक है। तो तिब्बत जो है ये निर्वासित हो चुका है और यहाँ पर निर्वासित सरकार भी चुनी गई है। अभी तक क्या होता था, दलाई लामा होते थे। दलाई लामा भी वहाँ के एक आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे जो शांति का संदेश लेकर के चला करते थे पूरी दुनिया में। लेकिन हुआ क्या, दलाई लामा जितने भी हुए, दलाई लामा एक पद है, देखिए नाम नहीं है, इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। दलाई लामा एक पद है और समय समय पर अलग अलग दलाई लामा बनाए जाते हैं जो वहाँ के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो उनको चाइना क्या करता था, बहुत से लोगों को तो मरवा दिया करता था, कुछ की किडनैपिंग करवा दिया करता था, बहुत प्रकार से उनको प्रताड़ित किया करता था। तो फिलहाल अभी पेम्पात सेरिंग को दोस्तों वहाँ का एक चुना गया है, एक नेता टाइप का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। जो कि तिब्बत की निर्वासित संसद के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनके लिए वोटिंग की गई। वोटिंग कहाँ से हुई? वोटिंग इंडिया, नेपाल और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भी जहाँ पर तिब्बती लोग फैले हुए हैं वहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग किए और लगभग 64,000 की संख्या में थे ये तिब्बती। तो इन्होंने मतदान किया और पेम्पात सेरिंग को वहाँ की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। क्लियर? तो जनवरी और अप्रैल में 2 स्टेजेस में हुआ यहाँ पर चुनाव। क्लियर है? चलिए अब तिब्बत के बारे में फिलहाल बात करें। राजधानी ल्हासा यहाँ की है, लेकिन मुद्रा रनमीबी है और फिलहाल अभी ये देश है नहीं प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड मैप पे। क्लियर है? चाइना का कब्जा है 1959 से। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण कर रहा है दोस्तों रिलायंस जियो। रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम डेवलप कर रहा है। ये रिलायंस जियो ने इसके लिए सबकॉम नाम की एक कंपनी है उससे टाई अप किया हुआ है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी सबमरीन केबल सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए रिलायंस ने अभी हाल ही में 2 शुरू किया है, 2 इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम पर काम करना शुरू किया है। तो पहला जो होगा वो एशिया पैसिफिक मार्केट को कवर करेगा, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह। दूसरा जो होगा वो इंडिया को इटली और अफ्रीका से जोड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया? तो चमन लाल गुप्ता जी दोस्तों भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्रालय, इन सबके ये रह चुके हैं मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता थे। ये केंद्रीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय में 13 अक्टूबर 1999 से 2001 तक रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पाए हुए थे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 2001 से 2002 तक। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे 2002 से 2004 तक। जम्मू के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के ये सदस्य भी थे चमन लाल गुप्ता। तो अभी हाल ही में हो गया है इनका निधन। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मणिपुर के साथ निम्न में से किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो। वीडियो अब आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको वन लाइनर के रूप में और डिटेल्स के रूप में भी दोनों प्रकार की PDF प्रोवाइड कराई जाती है। MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप।
इसके अलावा आप हिंदी के और एसएससी जीडी के वीडियो कोर्सेज भी हमारे ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है, जाइए देखिए, इसके बारे में डिटेल्स लीजिए, उसके बाद अगर पसंद आए तो कोर्स को परचेज कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।